Good afternoon to all the dearest one, which are waiting for chemistry class always in DSC classes from Dr. Amina. I think all of you know this, that we have started in our chapter, जो हमारा बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसको हम बहुत प्यार भी करते हैं, जिसका आज लेसन 23 है, 23 और 24, मतलब इतने सारे लेसन इसके हो गए हैं। और आपने मतलब बोहर को जो ड्रॉबैक थे, उनके बाद जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम में आ रहे थे, उससे पहले जो डेवलपमेंट हुए थे वो हमने स्टार्ट कर दी थी पिछली क्लास में, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट था केमिस्ट्री का, जिसका नाम था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा था, मतलब मैंने आपको लिखवाया था कि दो डेवलपमेंट हुए थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के आने से पहले। उन दो डेवलपमेंट में से एक आपने पढ़ लिया है, वन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसमें आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ा था, जो कि ये कहता था कि कोई भी मैटर इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग चेयर, इंक्लूडिंग एनीथिंग possess double character or dual character, two character. One is particle nature and the other one is wave nature. Have you remember this? तो ये दो चीज़ें आपने पढ़ ली थी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर होता है किसी भी चीज़ का। फिर आपको डी ब्रोगली ने एक बहुत बढ़िया इक्वेशन दिया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। और अपन का वेव नेचर क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं डिटेक्ट होता है? बिकॉज आर मास इज वेरी वेरी लार्ज, सो द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड। तो इससे क्या आइडिया मिला था हमें कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, और इसीलिए मतलब आप पूरा वहाँ से सोचते हुए चले आओ कि इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के टाइम से दिमाग चलाना चाहिए कि रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि रदरफोर्ड समझ रहा था कि वो एक पार्टिकल है खाली, और पार्टिकल की एनर्जी जो है लूज होती जाएगी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है, जो कि अब प्रूव हो गया, डी ब्रोगली ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसी पे बेस्ड है, तो समझ में आया कि रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन वेव की वजह से न्यूक्लियस में नहीं गिर रहा था। बाकी बोहर के जो ड्रॉबैक है कि बोहर ने भी कहा तो था कि हाँ है, लेकिन वो एग्जैक्ट प्रूव नहीं कर पाया था, जैसे कि डी ब्रोगली ने और जैसे कि आज जो अपन पढ़ेंगे। मतलब दो तरह के डेवलपमेंट थे जो कि प्रूव कर गए थे कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है, और उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम आया था इस दुनिया में। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को डी ब्रोगली वाला पढ़ लिया है। आज अपन जो सेकेंड ले रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने 2 नहीं लिखा है, आप 2 लिख लें। हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हेडिंग डाल दें बस, HEISENBERG, हेजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग भी कुछ लोग पढ़ते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हेडिंग आपकी कॉपी में डली होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको इसका मतलब पहले समझा दूं, ये है क्या, ये क्या कह रहा है, उसके बाद अपन इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो पहले अपन समझेंगे, उसके बाद अपन इसको लिखवाएंगे डेफिनेशन, बट पहले समझना है। एक साइंटिस्ट था वर्नर, WERNER, वर्नर हाइजेनबर्ग। ये जर्मन का केमिस्ट था और साइंटिस्ट था बहुत बड़ा। इसने 1927 में इसने एक प्रिंसिपल निकाला, वर्नर हाइजेनबर्ग नाम था, पर उसका प्रिंसिपल का नाम दिया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा? उसने ये कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल, मतलब नहीं है पॉसिबल, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम यानी वेलोसिटी कह सकते हैं, बिकॉज मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन व्हाट, पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम यानी वेलोसिटी किसी भी इलेक्ट्रॉन की या सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन भी आता है, न्यूट्रॉन भी आता है, कुछ भी आ सकता है, प्रीसाइजली या एक्यूरेटली, बिल्कुल सही सही और एक साथ एंड साइमल्टेनियसली। इसकी मैं एक बढ़िया एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको। जैसे मान के चलिए आपकी कार यहाँ से इंदौर जा रही है, सपोज आपकी कार भोपाल से इंदौर जा रही है। किसी बंदे ने आपको फ़ोन करा और आपसे पूछा कि भाई तुम कहाँ पर हो इस टाइम और तुम्हारी कितनी स्पीड से तुम जा रहे हो, तो तुम बहुत आसान से स्पीड देखोगे, किलोमीटर पर आवर आपके कार से दिख जाएगी आपको, और आप पोजीशन आप बता दोगे भाई मैं यहाँ पर हूँ, आधे रास्ते में हूँ, या जहाँ भी आप बताओगे। तो एक कार एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम कहते हैं यानी वेलोसिटी एक साथ साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली और सही हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि
भोपाल से इंदौर जाना चाह रहा है। कौन जाना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन। ऐसा गया नहीं कभी, बट अपना इलेक्ट्रॉन सपोज जा रहा है, या अपना प्रोटॉन जा रहा है, अपना न्यूट्रॉन जाना चाह रहा है, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल अगर भोपाल से इंदौर जाना चाह रहा है और किसी ने कहा कि भाई इस इलेक्ट्रॉन की मेजर करो वेलोसिटी और पोजीशन, तो इम्पॉसिबल कहा। किसने कहा? आपने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो अब कह रही हूँ, समझा रही हूँ, बट एक्चुअल किसने कहा था? 1927 में हाइजेनबर्ग वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था। उसने ये कहा, और खुद आप सोचो, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, स्मॉल है, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, तो उसका वेव नेचर बहुत ज़्यादा है, करेक्ट? उसका वेव नेचर जो है वो डिटेक्ट हो रहा है। तो अगर कहीं पर्टिकुलर जगह पे आपने उसकी पोजीशन मेजर करी, यहाँ है, तो वेव तो स्प्रेड होती रहती है, आप जानते हो, क्रिस जाती रहती है। तो जब तक आप उसकी वेलोसिटी मेजर करना चाहोगे, वेव जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, वेव आगे बढ़ जाएगी, तो आप उसकी स्पीड या वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये बात से प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। इसी तरह से रदरफोर्ड बहुत सारों के ड्रॉबैक जो है क्लियर हो गए, और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बहुत स्टाइल से सब ड्रॉबैक को, सब जो कमियां थी उनको ख़त्म करके एक नया मॉडल लेके आया। समझ आई? तो ये था आपका हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट, जिनका ये काम था और बहुत बड़ा काम था ये केमिस्ट्री की दुनिया में। तो अब अपन एक दफ़ा इंग्लिश में मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी, फिर आपको लिखने को बोलूँगी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने समझा दिया है पूरा। आप ध्यान में आंख बंद करो और सोचो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपका भोपाल से इंदौर या कहीं से भी कहीं, तो उसकी वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ आप कभी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप समंदर की वेव देखो, अगर समंदर की वेव को आप पकड़ना चाहोगे, आप पकड़ोगे तो उतनी तेज में वेव आगे बढ़ जाएगी, आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे एक साथ, करेक्ट? तो क्या कहा इंग्लिश में, या जो साइंटिफिक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, उसमें हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? तो उसने कहा इट इज इम्पॉसिबल, नहीं मुमकिन, नॉट पॉसिबल, टू डिटरमिन, क्या डिटरमिन? द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम, जहां मोमेंटम कहा वहां मतलब वेलोसिटी है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रीसाइजली एंड एक्यूरेटली। प्रीसाइजली मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, एंड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नहीं है। अलग अलग टाइम में हो सकता है और एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो ठीक है, बट एक्यूरेट करना चाहोगे तो नहीं हो सकता। तो अब अपन डेफिनेशन लिखेंगे, किसकी अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की आप सब डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल, मैं दफा पढ़ दूं फिर तुम लिखते जाना। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली। अब आप डेफिनेशन लिख लें और एक्यूरेटली और साइमल्टेनियसली पे आप अंडरलाइन कर लें। हरी अप चिल्ड्रन, हरी अप, जल्दी से आप कर लें ये काम, ताकि अपन आगे बढ़ें। और आगे अपन इसके अंदर क्या देखने वाले हैं? आगे हम इसमें देखने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आफ्टर व्हेन यू फिनिश राइटिंग द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन लिखने के बाद हम इसमें देखने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन द पोजीशन एज वेल एज द मोमेंटम, पोजीशन पे भी अंडरलाइन कर सकते हो, मोमेंटम पे भी अंडरलाइन कर सकते हो, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे भी कर सकते हो, और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल एक्यूरेटली पे अंडरलाइन एंड साइमल्टेनियसली। एक्यूरेटली के बदले प्रिसाइजली भी लिखा हो तो चलेगा, बात एक ही है। एक्यूरेट या प्रिसाइज का मतलब एक ही होता है। क्लियर चिल्ड्रन? चलो अब आप साइलेंट डालोगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहले समझ लो फिर अपन लिखेंगे साथ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखो क्या बोल रहा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। पहली बात ये ध्यान में रखना है हमें, हम सबको, कि इससे हम नहीं घबराएंगे कि मैडम ये एच कहाँ से आया, 4 पाई कहाँ से आया। देखो ये तो डेरिवेशन करे हैं, डी ब्रोगली ने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने, इन सब ने डेरिवेशन करे, उन सब डेरिवेशन के बाद ये फॉर्मूलाज आते हैं। तो हमें उन डेरिवेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हमें 11th का कोर्स पढ़ना है, हमें समझना है कि क्या कह रहा था वो। डेल्टा एक्स यहाँ पर डिनोट कर रहे अनसर्टनिटी। जब वर्ड अनसर्टनिटी, देखो प्रिंसिपल का नाम ही अनसर्टनिटी है। अनसर्टनिटी का मतलब होता है फिक्स नहीं, एग्जैक्ट नहीं, अनसर्टन मतलब इधर या उधर। तो अनसर्टनिटी इन पोजीशन क्यों आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेट आप मेजर नहीं कर सकते, तो अनसर्टनिटी क्या में आ रही है? इन पोजीशन आ गई। ये बात समझ आ गई अपन को। तो अनसर्टनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स से डिनोट करा है एक्स फॉर पोजीशन। फिर डेल्टा पी,
P अपन ने बताया था मोमेंटम के लिए होता है, तो P स्टैंड्स फॉर व्हाट, फॉर मोमेंटम। तो डेल्टा P यानी अनसर्टनिटी काय में, मोमेंटम में, ठीक है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा P प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टनिटी एंड पोजिशन एंड वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर या इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। और इसके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ग्रेटर साइन हटा देंगे, इक्वल करके h अपॉन 4 पाई से न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर लेंगे अपन। तो अब आप एक काम करो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप फॉर्मूला डाल दो, डेल्टा x, ये डॉट का मतलब इनटू डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। उसके बाद न्यू लाइन से आप एक चीज लिखोगे, न्यू लाइन से आप लिख रहे हो, यहां लिखोगे आप डेल्टा x का मतलब, तो अब आप लिखोगे डेल्टा x इक्वल टू क्या है ये बेटा, ये है अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी इन पोजीशन, अनसर्टनिटी इन पोजीशन लिख लो आप मेरे साथ। तो डेल्टा एक्स इज डिनोट फॉर अनसर्टनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी इक्वल टू अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी इन मोमेंटम, ठीक है बेटा। तो अनसर्टनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी विल बी इक्वल टू अनसर्टनिटी इन मोमेंटम, एंड वी नो ऑल दैट मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो इसको फॉर्मूला नंबर 1 कर देते हैं, उसी में से फॉर्मूला नंबर 2 निकालेंगे अपन। मतलब जैसे ये आपका जो P है, P आप जानते हो अलग से कि P क्या होता है, मोमेंटम, यानी P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास तो किसी भी चीज का फिक्स होता है, आप सब जानते हो कि मास, आपका भी मास फिक्स है, हर चीज का मास फिक्स होता है, बट वेलोसिटी अपनी चेंज हो सकती है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को जब हम सेकंड खोल के लिखेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू पी के बदले एम इंटू वी, तो एम फिर डेल्टा वी, एम डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा x अनसर्टनिटी इन पोजीशन, डेल्टा v अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी, m इज द मास, h ब्लैंक कांस्टेंट और पाई आप सब जानते हैं 22/7। तो इसको अपन या आप पूरा लिख लें, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया अनसर्टनिटी प्रिंसिपल का। ओके बेटा, जल्दी से कर लें यहां तक, ठीक है। आई होप कि सबने यहाँ तक कर लिया और बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं आप सब यहाँ तक। अब जरा से फिर पेन रख दें और समझे मेरी बात, फिर अपन लिखेंगे ना, धीरे धीरे अपन लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर डेल्टा एक्स हमारा पता चल गया एक्यूरेसी से, मतलब डेल्टा एक्स क्या है ये बताओ, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज अनसर्टनिटी इन पोजीशन, ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट हो गई तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा होएगा। बड़ा होने का मतलब डेल्टा एक्स लार्ज यानी अनसर्टन है। तो अगर एक्यूरेसी है पोजीशन में तो डेल्टा एक्स मेरा क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो क्या मैं कहूँ, अगर इफ डेल्टा एक्स इज एक्यूरेट, लिखना नहीं अभी लिखवाऊंगी मैं, इफ डेल्टा एक्स इज एक्यूरेट और नोन बाई हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी, एंड बट डेल्टा पी या डेल्टा वी कह दो, बात अपन वेलोसिटी की चल रही है, मास तो कांस्टेंट है, बट डेल्टा पी और डेल्टा वी विल बी वेरी वेरी लार्ज। तो मतलब क्या हुआ कि एक टाइम में एक ही चीज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से मालूम हो पाएगी, दूसरी चीज नहीं मालूम हो पाएगी। ऐसे ही अगर डेल्टा पी या डेल्टा वी हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से मिल गया है तो हमारा डेल्टा एक्स जो है वो नहीं मिल पाएगा, और अगर डेल्टा पी या डेल्टा वी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से मिला है तो मतलब उसकी वैल्यू स्मॉल होएगी। समझ आ गई है? तो अब इस फॉर्मूले के नीचे जस्ट न्यू लाइन से लिखेंगे, इफ पोजीशन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ऐसे देखो, इफ पोजीशन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर हमें पोजीशन पता है विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, then delta x is very small and नहीं while या but कर दो, delta v और delta p is very large,
डेल्टा वी और डेल्टा पी इज वेरी लार्ज। पहले ये हो गया, एक लाइन में ये कर दो, फिर न्यू लाइन से लिखेंगे। तो इफ डेल्टा एक्स या अनसर्टनिटी इन पोजीशन नॉन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, देन डेल्टा एक्स विल बी वेरी स्मॉल while delta p or delta p will be large. New line से if delta p or delta v is known, if delta p or delta v is known with high degree of accuracy, मतलब अब अपन दूसरा वाला देख रहे हैं क्योंकि एक टाइम में एक ही हो सकता है accurate. If delta v or delta p is known with high degree of accuracy, then the value of delta p or delta v will be small. The value of delta p or delta v will be small while delta x is large. While delta x is large. So finish the writing fast. जो मैंने बोला है भी वो सब आप पूरा लिख लें जल्दी से। ओके ओके, अब हम एक बहुत अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब उसको लिखेंगे नहीं अपन, ओनली मैं आपको ऐसे समझा रही थी एक चीज़। जैसे मान के चलो ये एक बुक है, ठीक है, इस बुक का थिकनेस मुझे मेजर करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इफ़ आई वॉन्ट टू मेजर द थिकनेस, यहाँ से कर लो कैसे भी, इस तरह से जैसे अपन पकड़ लें। इफ़ यू वॉन्ट टू नो द थिकनेस ऑफ दिस बुक, ठीक है, इस बुक के कोई किसी ने कहा कि आप थिकनेस मेजर करो। अब मैं सपोज यहाँ चली आ रही हूँ और मैं मेजर करना चाह रही हूँ एक ऐसे मीटर स्टिक से जो अनमार्क्ड है। एक मीटर स्टिक है मेरे पास लेकिन उसके अंदर मार्किंग नहीं है, वो अनमार्क्ड मीटर स्टिक है और उससे मैं इस बुक की मेजरमेंट देखना चाह रही हूँ। तो तुम बताओ क्या रिजल्ट एक्यूरेट होंगे कि इनएक्यूरेट? 100% रिजल्ट मेरे बिल्कुल इनएक्यूरेट होंगे। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है कि अगर इसको मैं मेजर करना चाह रही हूँ विद एक्यूरेसी, तो मेरे पास जो मीटर स्टिक है वो क्या होना चाहिए? पूरी मार्क्ड होना चाहिए, करेक्ट, और अच्छी तरह मार्क्ड होना चाहिए, और उसकी जो डायमेंशन है वो स्मॉलर होना चाहिए इससे देन द थिकनेस ऑफ द बुक, करेक्ट। तो उसके जो यूनिट्स होना चाहिए वो इससे स्मॉलर होना चाहिए, जब जाके इसकी पूरी थिकनेस मेजर होएगी। इन द सेम वे मैंने कहा अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाह रहे हो तो आप एक ऐसा मीटर स्टिक लोगे जिसके अंदर उसकी यूनिट जो होगी स्मॉलर होगी इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से। अब इलेक्ट्रॉन तो डायमेंशनलेस है, आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इज डायमेंशनलेस, इलेक्ट्रॉन का तो कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मुझे पोजीशन लेना है या मुझे मालूम करना है तो मैं उसको इल्यूमिनेट करूंगी किसी लाइट से। जब मैं इल्यूमिनेट करूंगी इसे किसी लाइट से, रेडिएशन से, तो लाइट जो मैं इल्यूमिनेट जिससे कर रही हूँ उसकी वेवलेंथ होना चाहिए किससे? स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई? तो ये मतलब एग्जाम्पल दे रहा है। एंड द हाई मोमेंटम फोटोन ऑफ सच लाइट वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कोलिजन। जो फोटोन पड़ेगा उस वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कोलिजन टकराने से एनर्जी को चेंज करेगा, उसके मूवमेंट से हमें उसका पोजीशन मालूम हो जाएगी। तो मतलब ये क्या बताया जा रहा है? क्या पूरा बताया मैंने अभी जो मैंने आपको एक बुक लेके खड़ी हो गई सामने, उसका रीजन ये था कि अनसर्टनिटी को समझाना चाह रही थी मैं कि अगर आप सोच रहे होगे ना कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल गई, फिर वेलोसिटी नहीं पता चल रही, वेलोसिटी पता चल गई अच्छी तरह तो पोजीशन नहीं पता चल रही अच्छी तरह। तो ये सब बातें समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक शीट पेपर की या एक किताब जैसे मैंने लेके खड़ी, इसकी मुझे थिकनेस निकाल के बताओ भाई। अब थिकनेस के लिए जो मैंने स्केल लिया है, जो मीटर स्टिक लिया, वो मेजर नहीं है, उसमें कोई यूनिट्स ही नहीं है, तो क्या मैं निकाल सकूंगी? बिल्कुल नहीं निकाल सकती। सेम वे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की भी निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए एक डायमेंशन मतलब एक ऐसा मीटर स्टिक चाहिए जिसका डायमेंशन उससे कम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो डायमेंशन है ही नहीं, वो तो बहुत ही छोटा है, तो डायमेंशन लेस है। तो उसके लिए अगर मुझे मेजर करना है उसकी पोजीशन तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर डालूंगी। उस लाइट के अंदर फोटॉन्स होंगे, वो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो स्मॉलर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से, मतलब उसके टकराने से एनर्जी डिस्टर्ब होगी, हिलेगा वो, और उसके इस कोलिजन से और इसके मतलब एनर्जी के चेंज होने से हम उसकी पोजीशन को मेजर करेंगे। तो मतलब ये पूरी बात का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसीलिए उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका वेव लेंथ है, वो वेव नेचर शो कर रहा है, इसीलिए हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकते। यही डी ब्रोगली ने कहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बेस काय पे है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बेस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, और इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो काय पे डिपेंड है? वो डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मुझे मतलब
ये पूरी जो साइंटिफिक वर्ड है ना, साइंटिफिक दुनिया की जो बातें हैं वो बड़ी अजीब लगती हैं कभी कभी जब अपन अकेले बैठते हैं ना, और ख़ासतौर से तुम लोग छोटे बच्चे, यार ये क्या पढ़ा रही हैं अमीना मैडम, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इंदौर से भोपाल जा रहा है, उसकी पोजीशन नहीं मालूम हो सकती, उसकी वेलोसिटी मालूम हो गई तो पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो वेलोसिटी नहीं है। सबका एक कंक्लूजन है, जो बच्चा ये समझ गया उसे सब मज़ा आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर है, पोजीशन भी है और वेव भी है, इसलिए एक साथ दोनों चीज़ें मेजर नहीं हो रही। आप कहोगे आपका क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा मास इतना बड़ा है कि हमारी वेव को नेग्लेक्ट करा हुआ है, तो हमारा मास तो खूब मेजर हो रहा है। मशीन पर खड़ा होगा तो मास आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोटा है, उसका मास और उसका वेवलेंथ दोनों एक साथ मेजर नहीं कर सकते यकीनन। क्लियर? इसीलिए इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड का नीचे नहीं गिर रहा, इसीलिए बोहर का इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि वेवलेंथ की एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो इसलिए उसकी एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगना पड़ती है मुझे तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि तुम 10th के बाद आए हो और तुम एक नई दुनिया में आते हो केमिस्ट्री की। तो अब मुझे लगता है कि आपने यकीनन समझ लिया होगा, तो आई एम वेरी हैप्पी। अब अपन इसके बाद एक इसी का टॉपिक, अभी तो खैर टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब अपन एक टॉपिक ले रहे हैं, उस टॉपिक का इसी के अंदर मतलब एक हेडिंग आएगी। यहाँ तक हो गया आप सबका? फॉर्मूला याद कर लिया, डेफिनेशन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन HUP, इसका शॉर्ट कट एक नाम है HUP, H फॉर हाइजेनबर्ग, U फॉर अनसर्टनिटी, P फॉर प्रिंसिपल। तो HUP प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। तो ये डेफिनेशन पूछ लेंगे, आपको रट गई है इम्पॉसिबल ये वाली, फिर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब आप एक हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, वो हेडिंग होगी, सब लोग लिखते जाएं, मैं जब तक बोर्ड मिटा रही हूँ आप लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या अच्छाई है। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग पढ़ लो जो तुम्हें लिखना है, जो आपके पास स्पेलिंग लिखी हुई है आप उसको देख के सही स्पेलिंग लिखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पर उसका सिग्निफिकेंस लिखेंगे अपन, सब साथ लिख लेंगे अपन कॉपी में, यहाँ से फिर मैं समझाऊंगी, पहले लिख लो मेरे साथ। इट रूल्स आउट existence of definite path, existence of definite path or trajectories of an electron or any subatomic particle, और any subatomic particle। सब लोग लिख लो पहले जल्दी से। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट। ये पहला कर लो, इसको फर्स्ट है, ये सिग्निफिकेंस पढ़ा है ना आपने, इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंस, इसके अंदर अंडरलाइन करेंगे डेफिनेट पाथ को और ट्रेजेक्टरीज को, ठीक है। नाउ पुट योर पेन एंड लिसन टू मी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर इंपॉर्टेंट चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। HUP का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, उसने रूल्स आउट करा एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ। यहीं पर आया बोहर को मारा पकड़ के, बोहर को नहीं, बोहर के पोस्टुलेट को। बोहर के अकॉर्डिंग उसकी ऑर्बिट डेफिनेट पाथ थी स्टेशनरी स्टेट से, याद है तुम्हें स्टेशनरी स्टेट। उसने कहा कि नहीं स्टेशनरी स्टेट नहीं है, स्टेशनरी डेफिनेट पाथ नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते, तो कोई चीज़ डेफिनेट नहीं। मतलब बोहर को इस तरह से नहीं करा, वो बोहर की बात सही थी, स्टेशनरी स्टेट वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट सही है कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट, कांस्टेंट है। बट मेरी बात दूसरी चल रही है कि डेफिनेट पाथ का मतलब एक कार और इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह पे कार की स्पीड और वेलोसिटी पूछ रहे हो तो आप बता सकते हो, और उस स्पीड और वेलोसिटी से आप इमेजिनेशन कर सकते हो या आप बता सकते हो कि 1 घंटे के बाद कहाँ होंगे। यकीनन नहीं, जैसे एक एरोप्लेन आता है बॉम्बे से
भोपाल आ रहा है, उस एरोप्लेन में पता होता है भाई कि 1.5 घंटे में या 1 घंटे 10 मिनट या 25 मिनट 20 मिनट पहुंच जाएगा। कैसे पता होता है? क्योंकि उस एरोप्लेन की पोजीशन और वेलोसिटी पता होती है कि इस वेलोसिटी से वो जा रहा है, इतनी जगह पे कवर करेगा, अभी यहाँ है तो 1 घंटे के बाद ये यहाँ होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ हम मेजर नहीं कर सकते, या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का। उसी चीज़ को कहा जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में ट्रेजेक्ट्रीज। जहाँ भी वर्ड बेटा ट्रेजेक्ट्रीज का आता है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब अगर आपको नहीं पता तो अलग से आप कहीं कोने में लिख लो, अलग से साइड में। ट्रेजेक्ट्री मीन टू नो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री। टू नो द, वही वाली मतलब हेजेनबर्ग की जो डेफिनेशन है, टू नो द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, दिस इज नॉन एज HU मतलब सॉरी ट्रेजेक्ट्री। एंड रूल्स आउट, उसने मतलब कह दिया कि नहीं हो सकता, रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ। इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए डेफिनेट पाथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकता उनका मतलब पोजीशन या वेलोसिटी एक साथ मालूम करना, वही चीज़ को बताया। अब आप ये 1 समझ गए हैं, और अगर ट्रेजेक्ट्री आपको लिखना है तो आप लिख लें, इसका मतलब टू नो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द सेम टाइम। अब सेकेंड जो इसका सिग्निफिकेंस है वो मैं अब लिखवा रही हूँ, सेकेंड लिखेंगे अपन सब। इट इज significant for the motion, it is significant for the motion of microscopic objects। अभी मैं समझा दूंगी, पहले लिख लो। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, it is significant for the motion of microscopic objects and not for macroscopic objects, and not for macroscopic objects। इसके बाद भी हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक पे हम अंडरलाइन करेंगे। वी विल अंडरलाइन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड वी विल अंडरलाइन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या लिखा अपन ने? इट इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है किसके लिए? फॉर द मोशन, किसके चलने के लिए? ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या मतलब हुआ? ये HUP की जो बात कर रहा है वर्नर हाइजेनबर्ग, जर्मन साइंटिस्ट, कि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ लोकेट नहीं कर सकते। पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की एक साथ नहीं मेजर कर सकते। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? छोटे छोटे, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन नॉट सिग्निफिकेंट फॉर व्हाट? फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे मैं, जैसे आप, जैसे चेयर, जैसे कंप्यूटर, जैसे बुक, जैसे कुछ भी चीज़, बैग, कुछ भी, ये सब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं। इनकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर की जा सकती है। इसी वाला जो सेकेंड में सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दी हुई है बुक में, वो मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ आपको। लिखिए आप न्यू लाइन से। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन लिखने जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, if an object of mass 10 to power minus 6 kg is there, if an object of mass 10 to power minus 6 kg is there, underline 10 to power minus 6 kg, if an object of mass 10 to power minus 6 kg is there, then the product of position and velocity, the product of position and velocity means delta x and delta v. Product of position and velocity mean delta x and delta v is very small, underline, and insignificant, बहुत छोटा होगा और इनसिग्निफिकेंट होगा। सो लेट अस अप्लाई इट।
I think we know the formula very well and we can get the value also. Delta x into delta v greater or equal to h upon 4 pi, this you know well. Sorry, it is not delta v, it is delta p. In place of p we can write m into delta v. I think you know this also. So if you take the डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी सेपरेटली, अगर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आप ले लोगे, आप जानते हो ये एम होता है. जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इक्वल साइन लगाएंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू एच अपॉन, ये पी नहीं है ये पाई है, एच अपॉन 4 पाई, यहाँ का एम यहाँ आ गया. फिर से मैं समझा रही हूँ तो ध्यान से देखेंगे आप. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एच यू पी. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है ये. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P जो होता है वो m इंटू डेल्टा वी होता है, बट मास क्योंकि कांस्टेंट होता है तो हम उसको नहीं ले रहे हैं, हमने खाली डेल्टा वी लिया. तो अगर मैंने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी लिया तो मास यहाँ लिख सकती हूँ मैं. जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ग्रेटर साइन नहीं लगाएंगे बल्कि कौन सी साइन लगाएंगे बेटा, इक्वल साइन. तो यहाँ तक समझ में आ गई. नाउ अब मैं इसका प्रोडक्ट निकाल रही हूँ तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी. इक्वल टू एच आई नो 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई के बदले 22/7. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 टू पावर माइनस 6. और हमने तुम्हें बता चुकी हूं मैं कि मैक्स ब्लैंक कौन से जूल इंटू सेकेंड होता है, और जूल जब खुलता है तो केजी में ही खुलता है. तो अगर मास केजी में दिया है तो कभी भी ग्राम में नहीं करना, बल्कि अगर मास ग्राम में दिया है तो उसे केजी में करना जरूरी है. हैव यू रिमेंबर ऑल दिस? तो ये अपन ने जब पूरा करा तो हमने देखा कि जो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आ रहा है वो इक्वल टू, मैं देख के बता रही हूँ, कैलकुलेशन अभी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन. हमारा वैल्यू आ रही है 10 टू पावर माइनस 28, 10 टू पावर माइनस 28 मीटर स्क्वेयर एस माइनस 1, मीटर स्क्वेयर एस माइनस 1, ये मेरी वैल्यू आ रही है. अब आप खुद देख रहे हैं अपने सामने कि ये वैल्यू बहुत बड़ी है कि मेजर सिग्निफिकेंट लग रही है, बिल्कुल नहीं. 10 के लेफ्ट हैंड साइड पे 28 नंबर पीछे चला गया, 10 टू पावर माइनस 28. तो इतना छोटी वैल्यू जो है उसको मेजर ही नहीं हो रही. मतलब क्या हुआ कि जब हमने ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, आपको कि मैडम ये मैक्रोस्कोपिक कैसे कह रही हो आप, 10 टू पावर माइनस 6 kg तो बहुत छोटा लग रहा है. मैं उसे कंपेयर कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन से, जहाँ पर मास कितना है 10 टू पावर माइनस 31 kg, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जहाँ पर पावर क्या था माइनस 27, उसके कंपेरिजन में 10 टू पावर माइनस 6 की वैल्यू जो है वो ज्यादा है. तो ये बताया जा रहा है कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, क्या लिखा है, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास ज्यादा है उनके लिए एचयूपी अप्लाई नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा, कोई पूछे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, कैन नॉट बी मेजर्ड. ये लिखा था ना अपन ने, द प्रोडक्ट विल बी वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड. तो आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आप ये पूरा कंप्लीट कर लें, फिर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल के, उसका भी देखेंगे अपन कि कितना उसके अंदर आ रहा है. आई होप इट इज क्लियर यहां तक. ओके, वेरी गुड. अब अपन इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे न्यू लाइन से, फिर मैं एक लाइन लिखवाऊंगी. हैव यू फिनिश दिस? इसके बाद एक लाइन लिख लो चाहो तो यहां पर, इसके बाद एक लाइन लिखवा रही हूं मैं. एज द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी, एज द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी इज वेरी वेरी स्मॉल, is very very small, means it cannot be measured. Very very small means it cannot be measured. Okay, अब अपन न्यू लाइन से लिखेंगे. अगेन यू राइट वन लाइन. इफ HUP कर दो इस दफा. इफ HUP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HUP बेटा? HUP यानी हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इफ HUP is applied to an electron, then the product of delta x and delta v is much larger. The product of delta x and delta v is much larger and it is of significance.
नाउ अब आप फिर से यही फॉर्मूला फिर से लिखेंगे अपनी कॉपी में, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लिखा। उसके बाद पी के बदले एम डेल्टा वी है तो एम नीचे आ जाएगा। फिर न्यू लाइन से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ये कर लिया। अब हम इसके बाद लिख रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जैसे अगर आप, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू, लेट अस सब्स्टिट्यूट ब्लैंक कॉन्स्टेंट, देखो कितनी जगह आता है अपना, कितने जगह अपना आ रहा है 4 पाई के बदले 22/7 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ठीक है, ये लिख लें आप जब तक इतना, फिर अपन आंसर लिखेंगे इसका। इस पूरे का आंसर आ रहा है 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर s-1, 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर s-1, करेक्ट। तो अब आप देखिए अभी जो वैल्यू आई थी आपकी जब आपने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लिया था इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, जो कि 10 टू पावर -6 kg था, उसका प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी बहुत ही कम आया था कि अपन उसको मेजर नहीं कर पाते। बट अगर HUP अप्लाइड हो रहा है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि सब बेस्ट एग्जाम्पल है उसमें इलेक्ट्रॉन की, तो जो अनसर्टनिटी आ रहा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का, वो कम से कम ज़्यादा है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके नीचे जस्ट एक लाइन लिखेंगे आप, so it is clear that the product of delta x and delta v, it is clear that the product of delta x and delta v is large enough for subatomic particle, is large enough for subatomic particle, hence, ये कंक्लूजन हुआ आखिरी लाइन, hence HUP is significant for microscopic objects, hence HUP is significant for microscopic objects, full stop। जल्दी से ओके अब अपन आ रहे हैं लास्ट टॉपिक पे, मतलब लास्ट टॉपिक के लास्ट से कुछ चीज़ें बताना थी। न्यूमेरिकल अपन अभी आज सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल हर आइडियाज़ के इसमें भी दे दूंगी मैं, 4-5 न्यूमेरिकल इसके जब कर लेंगे तो अभी अपने पास फिर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अभी अगर अपन ने 4-5 लगी तो 1 आवर हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सिट टुगेदर इन दैट टाइम। सो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास। बट अभी जो जरा सी एक चीज़ बता रही हूँ, लास्ट चीज़ इस टॉपिक में, ये सब पूरा करने के बाद वर्नर हाइजेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को एक बहुत बड़ी चीज़ दी। आपने ये लाइन, ये वर्ड का मतलब जानते हैं आप, मैथ्स में पढ़ते हैं अपन, एक चैप्टर है, ये सब लोग ने मैथ्स में सुना हुआ है, प्रोबेबिलिटी सुना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ये प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पता नहीं, फिक्स नहीं, अनसर्टन, यही तो होता है। जैसे एक कॉइन ली, एक कॉइन को आपने हेड है कि टेल है आपने डाला, आपको पता नहीं है क्या आएगा, हेड है कि टेल है, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का था ना, उसने ये बताया है, जो आगे क्लासेस में होगा, कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो प्रोबेबल है, फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन में आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में बैठा हुआ है, हमें नहीं पता, हो सकता है कि वो सेकंड में चला गया, हो सकता है कि वो सब शेल में चला गया, हो सकता है वो कहीं और चला गया। तो ये पूरी बातों से ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फाइंड करते हैं अपन, उसके फाइंड करने के लिए कोई एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, बल्कि इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। चांस है, यहाँ है कि वहाँ है, एक पक्की जगह पे नहीं है जो अपन कह रहे हैं कि नहीं गिर जाएगा न्यूक्लियस में। हो सकता है अपन समझ रहे हैं कि रदरफोर्ड समझ रहे हैं गिर जाएगा, वो तो कहीं और ही चला गया, उसका तो वेव नेचर है। समझ आया? अब कितना बढ़िया समझ आ रहा है, कहाँ से अपन ने क्लासेस शुरू की थी और कहाँ तक अपना एंड हो रहा है। तो ये चीज़ बस एक लास्ट लाइन लिख लें आप लोग, फिर अपन की क्लास अपन फिनिश करते हैं आज की। सो राइट इन द कंक्लूजन, सो इट मीन्स दैट
it means that there is a probability of finding the electron in an atom. There is a probability of finding the electron in an atom. ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया आपने जो पढ़ा है ना, मतलब अब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि अपन ने सारे पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट थे क्लियर करे हैं। इसके न्यूमेरिकल्स के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि लेटेस्ट मॉडल है। इसके बाद अभी तक कोई भी मॉडल नहीं बना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हो सकता है आप में से कोई नया डिस्कवर करे, कोई सा मॉडल हमारे इस दुनिया में कोई नई चीज़ें लेके आए, डिस्कवर करे, साइंटिस्ट बने। बट अभी तक तो लेटेस्ट है वो आगे जो अब आएगा। सबसे पहले शुरू हुआ थॉमसन मॉडल, याद करो, फिर रदरफोर्ड आए, फिर बोहर आए, फिर कितने डेवलपमेंट आए बीच में। बोहर से पहले कितने डेवलपमेंट आए, ऐसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले कितने डेवलपमेंट आए। दो तो आपके सामने ही हैं। पिछली क्लास में डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली इक्वेशन। इस क्लास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP। इस पूरी बात का इतने दिनों का जो कहानी चल रही है, जो फैक्ट चल रहा है, उनका पूरा कंक्लूजन आज ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी है, इसीलिए वो ये सारे फेनोमेना थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है, जो कि लेटेस्ट डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर इक्वेशन से पता चला। सो विद दिस वी कैन फिनिश द क्लास, बट एज we have our system in our custom that you have to at least have some good values in you to thank all the teachers which are giving you education. In the same small word thank you, when you write, the teachers will feel with proud, yes, my children are of high value. Correct? If you have any query, if you have any doubt, you can ask us. You know where you have to ask, and don't forget to subscribe our channel and to tell to others to subscribe, to share your knowledge with many, and to like our channel. So with this quote, I want to finish the class from DSC classes, Dr. Amina, HOD Chemistry. Bye bye my dear children.